गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। ये जो हमारी क्लास होने वाली है हिंदी साहित्य की, जिसमें से अगर आपके एग्जाम्स की बात करें तो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी इसके साथ साथ है एमपी में जो आप लोगों के टीचिंग के एग्जाम होते हैं, मतलब जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम होते हैं जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछी जाती है, सभी में ये क्लास जो है हमारी काम आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को सिलेबस डिस्कस किया था परसों वाली, मतलब कल वाली क्लास में। तो सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या आप लोगों को आपको अपने सिलेबस के मतलब हिंदी साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है ना। तो पूरा 10 यूनिट में मैंने सिलेबस को जो है बताया था कि कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो आप लोगों के सिलेबस की अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं, ये क्लासेस जो है ज़्यादातर आप लोगों का, वैसे ये जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों के हर एग्जाम में जहाँ पर हिंदी साहित्य पूछी जाती है ना, हिंदी भाषा का विकास और जो व्याकरण है, ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपकी पहली यूनिट है, पहली यूनिट में हिंदी भाषा का विकास मतलब भाषा विज्ञान वाली आपकी यूनिट है, और उसमें से बोलियां वगैरह, हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ है, किस क्रम में हुआ है, ये सारी चीजें जो है आप लोग वहां पर पढ़ते हैं। तो ये हमारी जो है पहली क्लास है, जिसमें से हम आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा एवं व्याकरण का सामान्य परिचय हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, आप लोगों के दिमाग में ये आता होगा कभी कभी कि आखिर हिंदी भाषा जो है इसका विकास कैसे हुआ होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत की सबसे जो प्राचीनतम नदी है वो कौन सी है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी जो है ये बहती है कहाँ पर? ईरान के आसपास। तो ईरान के आसपास जो है, अब इसका नाम क्या है? ईरान का प्राचीन नाम पारसिया था, जो कि पारसिया कहा जाता था क्योंकि वहां पर कौन रहते थे? फारसी लोग रहते थे। अब फारसी लोग रहने के कारण ईरान को क्या कहा जाता है? पारसिया कहा जाता है। और सिंधु नदी जो है ईरान के कहाँ पर? आसपास बहती है। और सिंधु नदी के पश्चिम के जो निवासी हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है, जो कि भारतीय लोग माने जाते थे। और अब जो ईरानी लोग हैं वो साकोहा तथा था को जो है दा और धा को जो है दा उच्चारित करते हैं, पा फा को पा जो है उच्चारित करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कई बार व्याकरण में भी जो है पढ़ा होगा, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, सिंधु नदी को सिंधु बोलते हैं। जैसे अब ये क्या है? सिंधु है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? सिंधु नदी को सिंधु बोलते हैं। लेकिन वो जो है सिंधु नदी को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। और अब जो है सिंधु नदी के पास के जो निवासी थे उनको क्या कहा जाने लगा है? हिंदू कहा जाने लगा है। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए ना कि हिंदू जो है कैसे कहा जाने लगा है, तो हम लोग जो है सिंधु को क्या बोलते हैं? सिंधु मतलब सा को सा ही उच्चारित करते हैं। लेकिन वो लोग क्या थे कि सा को हा जो है उच्चारित करते थे, तो सिंधु को हिंदू बोलते हैं। इसी तरीके से उनको जो है हिंदू कहा जाता है। और उनकी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। और हिंदी भी से जो है रूढ़ होकर के हिंदी बन गया है। और हिंदी शब्द के नाम की अगर हम बात करें, सिंधु के आधार पर ईरानियों ने जो है दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि हिंदी शब्द का जो है नाम किसने दिया है, कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो ये किसकी देन है? ईरानियों की देन है। और यहाँ पर कैसे आप लोगों को पता, क्या याद रखना है, ये यहाँ पे ध्यान देना है कि जो ईरानी लोग थे ना, वो सा को हा और ता था को दा उच्चारित करते थे, दा धा को दा उच्चारित करते थे, और पा फा को जो है पा उच्चारित करते थे। इसी तरीके से आपने यहाँ पर क्या देखा कि सिंधु देखा। ठीक है, सिंधु नदी जो कि बहती थी कहाँ पर? ईरान के आसपास। अब ये जो सा है, सा को क्या उच्चारित करते थे? सा को हा उच्चारित करते थे। ठीक है, तो सा का क्या हो जाएगा? मतलब सी है तो इसका क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और ये जो धा है, तो धा को यहाँ पर आपने क्या देखा कि दा और धा को क्या उच्चारित करते थे? दा उच्चारित करते थे। इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंधु का जो है हिंदू हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है।
ठीक है। तो हिंदी जो आपका हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द जो है कहाँ से आया, कैसे आया, किन की देन है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है। इसके आगे अगर हम बढ़ें, सिंधु नदी के पास का स्थान जो है क्या कहलाता है, सिंधु प्लस स्थान, मतलब जो सिंधु नदी है, सिंधु हम लोग जो है क्या कहते हैं, सिंधु के सिंधु ही कहते हैं। ठीक है। अब सिंधु नदी के नाम के आधार पर ही जो है क्या रखा गया है, हिंदुस्तान नाम रखा गया है, क्योंकि साकोहा और ये जो यहाँ पर था है, तो था को जो है क्या उच्चारित करते थे, ता उच्चारित करते थे, और ये जो धा है, धा को क्या उच्चारित करते थे, दा उच्चारित करते थे। इस तरीके से सिंधु प्लस स्थान के आधार पर क्या नाम पड़ा है, हिंदुस्तान नाम पड़ा है। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है। अगर कभी आप लोगों के मन में डाउट हो कि हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब हम यहाँ पर ये देखा अभी तक कि जो आपका हिंदी भाषा है, हिंदी शब्द जो है कैसे आया, जो है क्या चीजें रही हैं, इसके बारे में जो है हमने देखा। अब यहाँ पर हमें जो है भाषा के बारे में देखना है। देखिए, अगर आप कोई भी भाषा पढ़ते हैं, चाहे आपका हिंदी पढ़े या अंग्रेजी पढ़े या कोई जो है बहुत सारी जो भाषाएं हैं, तो कोई भी भाषा अगर आप पढ़ते हैं 22 भाषाओं के बारे में से, तो सबसे पहले जो है क्या उसका इतिहास क्या रहा है, ये सारी चीजें जो है उस भाषा के बारे में आप लोग जानते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या, हिंदी। ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो जानना है वो हिंदी के बारे में जानना है। तो जो भाषा है वो संस्कृत की भास धातु से बनी है, और भास का अर्थ होता है क्या, प्रकट करना। और क्या प्रकट करना, अर्थ प्रकट करना। ठीक है। भाव या विचार प्रकट करना। भाषा और सामाजिकता ही जो है ऐसी चीज मानी जाती है जो कि मनुष्य और पशु में जो है अंतर स्पष्ट करती है। जब कोई मनुष्य समाज के कायदे कानून से हट करके जो है कार्य करने लगता है, तो वो जो है वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं माना जाता है। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, और वो जो है अपने मन के भाव और विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है। हमारे अंदर जो है कोई भी बात चल रही है, हमें किसी दूसरे व्यक्ति से कहना है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने विचारों के माध्यम से अपनी जो हमें जो भी बात कहनी है, तो वो जो है हम दूसरे तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है। अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का जो है काम करते हैं। ठीक है, अपनी भाषा के माध्यम से। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। कई बार आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, हिंदी भाषा का विकास जो है किस क्रम में हुआ है, कौन सी भाषा का जो है विकास सबसे पहले हुआ है, कैसे जो है इसका समय क्या रहा है, ये सारी चीजें अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कई बार, अलग अलग एग्जाम में भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो हिंदी भाषा के विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले किसका विकास होता है, संस्कृत। और इसी वजह से कहा जाता है कि सभी भाषाओं की जो जननी है, अर्थात हिंदी भाषा की जो जननी है वो कौन सी है, संस्कृत है। जननी मतलब सबसे पहले, क्योंकि संस्कृत का ही विकास होता है। ठीक है। तो सभी भाषाओं की जननी या फिर जो है हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। फिर इसके बाद किसका विकास होता है, इसके बाद जो है आती है पाली। पाली भाषा का विकास होता है। पाली के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है तो वहां पर अभी जो है आप लोगों ने बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, तो ये पाली भाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके बाद जो है पाली के बाद क्या आती है, प्राकृत का विकास होता है। प्राकृत के बाद जो है अपभ्रंश का विकास होता है, और अपभ्रंश के बाद जो है औहट्य का विकास होता है, और औहट्य के बाद आती है क्या, हिंदी। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है क्रम है आपका हिंदी भाषा का जो विकास है, किस क्रम में हुआ है, ये क्रम आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं भारतीय भाषाओं का काल विभाजन।
जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का जो है काल विभाजन किस तरीके से हुआ है। अभी तो हमने क्या देखा कि जो हिंदी भाषा का विकास क्रम है उसके बारे में जो है हमने बात करी कि सबसे पहले जो है आपकी क्या आती है, संस्कृत आती है, पाली आती है, प्राकृत आती है, अपभ्रंश आती है, औहट्य, और फिर जो है औहट्य के बाद किसका विकास होता है, हिंदी का विकास होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो भारतीय भाषाएं हैं उन भाषाओं का काल विभाजन की बात करना है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, हिंदी का जो रूप प्रचलित हुआ है वो जो है भारत की प्राचीन भाषा से विकसित हुआ है। प्राचीन भाषा देखिए, पहले जो है जो पुरानी हमारी भाषाएं थी उसी के बाद जो है हिंदी का विकास हुआ है ना, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद जो है हिंदी का विकास कहाँ से, वैदिक संस्कृत से शुरू होता है, जो कि आप लोगों को जो है ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर अगर हम संस्कृत की बात करें ना, सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ते हैं, संस्कृत का विकास होता है। ठीक है, अब संस्कृत का तो विकास होता है, मोटा मोटा वहां पर जो है आप लोगों को बता दिया गया कि संस्कृत आती है सबसे पहले, संस्कृत का विकास होता है जो हमारी सभी भाषाओं की जननी है। फिर इसके बाद जो है पाली आती है। अब यहाँ पर संस्कृत में भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, और क्या ध्यान रखना होगा, संस्कृत में सबसे पहले कौन सी, वैदिक संस्कृत आती है। वेद पुराणों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो सबसे पहले किसका विकास होता है, वैदिक संस्कृत का विकास होता है। और वैदिक संस्कृत के बाद कौन सी आती है, आपकी लौकिक संस्कृत आती है। ठीक है, कौन सी, लौकिक संस्कृत आती है। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि हिंदी का विकास जो है वैदिक संस्कृत से शुरू होता है। अगर कभी आप लोगों से पूछा जाए ना, और ऑप्शन में अगर दिया हो वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, या फिर जो है और कुछ भी दिया हो, तो आप लोगों को क्या टिक करना है, वैदिक संस्कृत, क्योंकि सबसे पहले विकास हमारा वैदिक संस्कृत से जो है हिंदी भाषा का विकास शुरू होता है। और वास्तव में हिंदी संस्कृत से ही जो है निकली हुई भाषा मानी जाती है, इसलिए संस्कृत को हिंदी की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है। ठीक है, यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो भाषा के विकास की यात्रा जो है इस तरीके से है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो समय है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपका संस्कृत के अंतर्गत यहाँ पर संस्कृत को जो है, जो आपकी संस्कृत भाषा है, उसको भी जो है दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी पहली हो गई वैदिक संस्कृत, जिसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, वैदिक संस्कृत का समय 1500 से जो है 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और इस समय पर वैदिक संस्कृत ही जो है बोली जाती थी। ठीक है, और इस भाषा में किसकी रचना हुई है, वेदों की रचना हुई है। ठीक है, और समानता लोक भाषा और साहित्यिक भाषा में अंतर होता है, अतः इस समय लोक भाषा कुछ भिन्न रूप में रही होगी। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, अगर वैदिक संस्कृत के बारे में आप लोगों को याद रखना है ना, तो क्या याद रखना है, इसका समय याद रखना है। इसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, और इस टाइम पर हमारे जो वेद पुराण वगैरह हैं जो है इस टाइम पर ही जो है रचे गए हैं, वेदों की रचना जो है इसी टाइम पर हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है वैदिक संस्कृत के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत का दूसरा जो रूप है वो कौन सा है, मतलब संस्कृत भाषा को दो भागों में जो है डिवाइड किया गया है। संस्कृत जो आपका वैदिक संस्कृत है, उसके बाद लौकिक आती है। अब लौकिक संस्कृत का यहाँ पर समय कौन सा कितना माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब यहाँ पर लौकिक संस्कृत का समय 1000 से 500 ईसा पूर्व तक, और इसे ही जो है परंपरागत संस्कृत भाषा कहा जाता है। लौकिक संस्कृत का प्रथम कवि किसको माना जाता है, वाल्मीकि को माना जाता है। और लौकिक संस्कृत में जो हमारे महाकाव्य वगैरह हैं, रामायण महाकाव्य वगैरह है ना, ये सब जो है किसके अंतर्गत, लौकिक संस्कृत के समय पर जो है रचे गए हैं, लौकिक संस्कृत से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसे देश भाषा एवं देव भाषा के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा आता है आपका कौन सा, पाली।
पाली की अगर हम बात करें, इसका समय जो है यहाँ पर कितना माना गया है, 500 ईसा पूर्व से लेकर के जो है 1 ईस्वी सन तक माना गया है। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 1 ईस्वी सन तक मैंने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 0 रखते तो आपका गलत हो जाता, इस वजह से यहाँ पर 1 ईस्वी सन कहना जो है सही रहेगा। ठीक है, तो पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी सन। पाली भाषा को प्राकृत भाषा जो है प्रथम भी कहा जाता है और इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक माना जाता है। अब यहाँ पर प्राकृत भाषा का प्रथम की अगर हम बात करें, देखिए एक बार मैं आपको ना लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखा, संस्कृत। कई बार जो है घुमा करके थोड़ा सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। हिंदी भाषा के विकास क्रम की अगर हम बात करें, संस्कृत के बाद जो है आपका क्या आता है, पाली आती है। ठीक है, पाली के बाद जो है किसका विकास होता है, प्राकृत का विकास होता है। प्राकृत के बाद जो है अपभ्रंश का विकास होता है। अपभ्रंश के बाद जो है किसका, औहट आता है, मतलब औहट भाषा आती है और फिर इसके बाद जो है हिंदी का विकास होता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या पढ़ा कि पाली जो है, पाली भाषा को प्राकृत भाषा का जो है प्रथम कहा जाता है, मतलब ये जो पाली है ना इसका जो है प्रथम कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम जैसे ये अपभ्रंश है तो ये इसको जो है प्राकृत का अपभ्रंश का जो है प्रथम कहा जा सकता है, या फिर जो अपभ्रंश है ना यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो औहट है, औहट का ही जो है एक रूप माना जाता है। ठीक है, सॉरी, जो अपभ्रंश है आपकी, तो औहट जो है ना अपभ्रंश का ही एक रूप है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला आता है आपका क्या, प्राकृत का विकास होता है। प्राकृत का जो समय माना जाता है वो 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन तक माना जाता है और प्राकृत जो है वो द्वितीय भाषा का समय है 1 ईस्वी सन से 500 ईस्वी। अगला है आपका अपभ्रंश। अपभ्रंश का 500 ईस्वी से जो है 1000 ईस्वी, इसे प्राकृत प्रति भी कहा जाता है और इसका समय इतना माना जाता है 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी तक। अगला आपका आता है सौरसेनी। अब यहाँ पर सौरसेनी में थोड़ा सा जो है आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार आप लोगों से जब बोलियां वगैरह पढ़ते हैं ना तो वहां पर आप लोग क्या पढ़ते हैं कि इस बोली का विकास जो है कौन सी जो है किससे हुआ है ना, कौन सी शाखा से इसका विकास हुआ है, इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। तो सौरसेनी शाखा की अगर हम बात करें, इसका जो समय है वो 11वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी माना जाता है और हिंदी भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश की जो है सौरसेनी शाखा से हुआ है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का विकास जो है कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, आगे अगले उसमें बात करें तो अगला है आपका हिंदी भाषा। अब यहाँ पर अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो वर्तमान समय में जो है हिंदी का प्रयोग 3 रूपों में हमें जो है दिखाई देता है। हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो हम 3 रूपों में करते हैं। बस 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा आप लोग। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा कि वर्तमान समय में जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का प्रयोग जो है हम 3 रूपों में करते हैं। ठीक है, व्यापक रूप से 5 उपभाषाओं की जो है 17 बोलियां हैं। 17 बोलियां, कहीं कहीं पर जो है 18 बोलियां भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। बोलियों के बारे में जो है हमारी दूसरी क्लास होगी, उसमें जितनी भी आप लोगों की बोलियां हैं 17 बोलियां और जो 5 उपभाषाओं में पूरी आप लोगों की बोलियां बटी हुई हैं, तो उनके बारे में जो है अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है
भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम बात करें, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी हिंदी, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली की कुल जो है 8 बोलियों को हिंदी जो है कहा जाता है। संकीर्ण अर्थ में अगर हम बात करें तो हिंदी का मानक रूप जो है किसको माना जाता है? खड़ी बोली को माना जाता है। और कई बार जो है आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि हिंदी की जो मानक भाषा है वो कहाँ से शुरू होती है, इस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब यहां से जो है हम बात करते हैं भाषा के विकास क्रम की। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारतीय भाषाओं का विकास क्रम क्या है? हमने यहाँ पर भारतीय भाषाओं के विकास क्रम की अगर बात करें तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 3 रूपों में हम देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक काल भारतीय आर्य भाषा। अब वही चीज है यहाँ पर जो हमने पहले देखा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत क्या देखेंगे आप लोग? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, और ये जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ये आपको किसके अंतर्गत? वैदिक संस्कृत के अंतर्गत याद रखना है। इस टाइम पर जो वेद पुराण वगैरह है वो रचे गए हैं। दूसरा है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत ही लौकिक संस्कृत, जिसका समय आपका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। और इस टाइम पर इसके जो सबसे प्रथम कवि है वो कौन है? वो है जो है वाल्मीकि जी। और इस टाइम पर जो रामायण महाकाव्य है वो सब जो है आपका लौकिक संस्कृत के अंतर्गत रचा गया है। ठीक है, तो ये रही बात जो है आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं की। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो हिंदी भाषा का जो विकास है, इसके विकास का जो है दूसरा क्रम है वो कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं की अगर हम बात करें तो वही चीज है जो आपने पहले देखा। क्या देखा? जो है आपने प्रथम प्राकृत यानी कि पाली के बारे में। पाली का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो है आपने देखा। इस टाइम पर जो है बौद्ध धर्म की रचनाएं इसी भाषा में जो है लिखी गई हैं। ये सम्राट अशोक के शासनकाल की जो है राजभाषा मानी जाती थी। ठीक है, इसके बाद द्वितीय प्राकृत, मतलब द्वितीय प्राकृत के रूप में और आपकी कौन सी है? प्राकृत, मतलब पाली के बाद जो है प्राकृत का विकास होता है ना, तो वही यहाँ पर चीज बताई गई है। 1 ईस्वी से जो है 500 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस टाइम पर जो है रचनाएं वगैरह हैं, तो कौन सी रचनाएं वगैरह जो है रची गई हैं? तो जैन धर्म में की रचनाएं जो है आपकी किसमें? प्राकृत में रची गई हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद तृतीय प्राकृत के रूप में अगर हम देखें तो तृतीय प्राकृत के रूप में आपकी कौन सी है? अपभ्रंश, और जिसका समय यहाँ पर आप लोगों का माना जाता है वो 500 ईस्वी से जो है 1000 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। और शौरसेनी प्राकृत को अपभ्रंश का जो है आरंभिक चरण माना जाता है और इसका समय 500 से जो है 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का विकास जो है ये वही चीज यहाँ पर दी हुई है। अब यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देना है कि इस टाइम पर जो है इसमें साहित्य का आरंभ है 8वीं शताब्दी माना जाता है। अब ये जो कवि हैं स्वयंभू, इनका समय माना जाता है और ये सारी चीजें यहाँ पर तृतीय प्राकृत के रूप में आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला है आपका औहट्य प्राकृत, जो आपका अपभ्रंश है। अपभ्रंश के बाद जो है किसका विकास होता है? औहट्य आती है आपकी। औहट्य भाषा का विकास होता है जिसका समय कितना माना जाता है? 900 ईस्वी से जो है 1100 ईस्वी तक माना जाता है, जिसको संक्रांति काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 11वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक जो है विद्वानों में अपनी अपनी भाषाओं को अपनी अपनी भाषा को जो है औहट्य माना है इन्होंने। औहट्य शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने अपने किसमें? इनकी रचना है वर्णरत्नाकर, तो इन्होंने जो है अपनी रचना वर्णरत्नाकर में किया है। औहट्य को अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी भी माना जाता है। मुंशीधर की जो है प्राकृत पेंगलम की जो है टीका, अब्दुल रहमान का जो है संदेश राशक, विद्यापति की जो है कीर्तिलता, रोड़ा कवि की जो है राउल वेल, संत ज्ञानेश्वर की जो है ज्ञानेश्वरी, इन रचनाओं के बारे में जो है आप लोगों को ध्यान देना है।
ये भाषा जो है ये औहट भाषा मानी जाती है। दामोदर शर्मा की जो है कौन सी उक्ति व्याकरण प्रकरण भी जो है औहट भाषा में ही जो है मानी जाती है। ठीक है, तो ये भाषाएं सभी आप लोगों को, ये रचनाएं कवियों के बारे में ध्यान देना है। अब तीसरा रूप आता है कौन सा आपका, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। हमने दो रूपों के बारे में देखा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसके बाद जो है हमने मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में देखा। सिर्फ इसी तरीके से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की अगर हम बात करें तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने जो है आधुनिक आर्य भाषा का जो समय है वो कितना माना है, 1000 ईस्वी से जो है अब तक का इन्होंने समय माना है, और इनको जो है पुनः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो 3 भागों में कैसे, अब यहाँ पर जो आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं है ना, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन और फिर आधुनिक। अब यहाँ पर जब हम आधुनिक में आ जाते हैं ना, इसको जो है पुनः 3 भागों में डिवाइड करके जो है देखते हैं। तो कैसे, प्राचीन काल जिसका समय जो है 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक माना जाता है, और इस काल को जो है मुख्यतः औहट काल के नाम से जो है जाना जाता है। प्रारंभ में अपभ्रंश और हिंदी दोनों का सम्मिलित प्रयोग देखने को मिलता था, जिसे ही जो है औहट भाषा कहा जाता है। मतलब जो आपकी अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश को ही औहट कहा जाता है, मतलब जो औहट है ना अपभ्रंश का ही दूसरा रूप है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके बाद जो है अब्दुल रहमान विद्यापति, जो त्रिश्वर ठाकुर और दामोदर पंडित ने स्वर रचित जो है निम्नांकित ग्रंथों में प्रयुक्त भाषा को औहट भाषा कह करके जो है इन्होंने पुकारा है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, दूसरा आता है आपका कौन सा, मध्यकाल। मध्यकाल, इसका जो समय माना गया है वो कितना, 1500 ईस्वी से जो है 1800 ईस्वी तक माना जाता है, और इस काल में जो है भाषा के 3 रूप जो है देखने को मिलते हैं। अब मध्यकाल में हमें 3 रूप कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एक तो आपका ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी भाषा। ठीक है, अब ये ब्रज भाषा या फिर जो है आप लोग बोली कह लें। अब यहाँ पर देखिए, वैसे ब्रज बोली जो है और अवधी ये आप लोगों की बोलियां हैं। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि ये जो है भाषा क्यों कहा जाता है। देखिए, कोई भी भाषा की अगर हम बात करें जो बहुत ज्यादा जो है प्रचलित हो जाती है, बहुत ज्यादा जो है प्रयोग करी जाती है, तो उसको जो है उसका मतलब भाषा के रूप में जो है उसका जो है व्याख्यान करने लगते हैं। ठीक है, तो वो भाषा, वो जो हमारी बोली है ना, बहुत ज्यादा अगर जैसे कविताओं वगैरह में भी आप लोग देखेंगे अवधी का भी जो है बहुत ज्यादा प्रयोग मिलता है, और जो आपकी ब्रज भाषा है उसका भी जो है बहुत ज्यादा कविता वगैरह में जो है प्रयोग किया गया है। तो साहित्य के रूप में जो है इसको प्रयोग किया जाने लगा है। इसी वजह से कोई भी भाषा जब साहित्य का रूप ले लेती है तो वो उसको जो है भाषा के रूप में हम उच्चारित करने लगते हैं, भाषा के रूप में जो है उसको जो है बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी कौन सी, ब्रज भाषा। प्रारंभ में अष्टछाप कृष्ण भक्त कवियों के द्वारा जो है इस भाषा को विकसित किया जाता है। अष्टछाप के कवियों में से अगर हम बात करें, सूरदास जी के पदों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर भी जो है ब्रज भाषा का प्रयोग जो है काफी ज्यादा मात्रा में किया गया है। ठीक है, आगे चल करके रीतिकाल में केशवदास, मतीराम, बिहारी देव, पद्माकर, भिखारी दास द्वारा जो है इस भाषा में काव्य लिखा गया है। वही चीज मैंने बताया कि जो भाषा, जो बोली जो है काव्य का रूप ले ले तो वो जो है भाषा का रूप ले लेती है, भाषा के रूप में जो है उच्चारित किया जाने लगता है उसको। ठीक है, वहीं अगर हम अवधी की बात करें तो इस भाषा के विकास में जो है प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवियों एवं तुलसीदास का जो है महत्वपूर्ण योगदान हमें अवधी भाषा के रूप में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ खड़ी बोली की बात करें तो इसमें कबीर, नानक, दादू दयाल, मलुकदास, रज्जब, गंग, रहीम, आलम, प्राणनाथ, ये सभी कवियों के जो रचनाएं वगैरह हैं, कविताएं वगैरह हैं, काव्य वगैरह हैं, वो हमें जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका कौन सा, आधुनिक काल। तीसरा जो रूप है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वो कौन सा है, आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो समय माना जाता है वो 1800 ईस्वी से जो है अब तक माना जाता है, और इस काल में खड़ी बोली का अधिक विकास हुआ है, और इस काल को निम्नानुसार उपविभाजित किया जा सकता है।
ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो इस टाइम पर खड़ी बोली का जो है बहुत ज्यादा जो है विकास हो चुका था। अब यहाँ पर सबसे पहले भारतेंदु युग 1850 से जो है 1900 ईस्वी तक, इस युग में हिंदी नई चाल में जो है ढली मानी जाती है और गद्य में जो है पूर्ण रूपेण खड़ी बोली का प्रयोग जो है किया जाने लगता है। आप लोग पढ़ेंगे किसके बारे में जो है आधुनिक काल पढ़ेंगे। आधुनिक काल के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ते हैं, है ना। तो ये सब आप लोगों के सिलेबस में भी दिया गया है। आप लोगों को जब आप सेकंड यूनिट पढ़ेंगे हिंदी भाषा का इतिहास, तो वहां पर जो है आप लोगों को ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी आधुनिक काल के बारे में, ठीक है। तो ये क्लास जो है आज हम यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है, जो पूरी हमारी क्लास रही है, जो चीजें आप लोगों को पढ़ाई गई हैं, सारी चीजें जो आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर कहीं कोई भी डाउट रहता है तो आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में जो है पूछ लेना है, वहां पर आप लोगों को रिप्लाई कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो है आप लोग एक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर आप लोग नोट्स PDF वगैरह जो है प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी को बाय बाय, थैंक यू।